हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूनिक न्यूज में। और आज हमारे साथ हैं सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हमारे सर ऑनलाइन रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर चलाते हैं। आज इनसे हम लोग लगभग मैं 12 क्वेश्चन लेकर लाया हूँ। 12 क्वेश्चन सर से आज पूछेंगे, सच के साथ और साहस के साथ। और सर स्वागत है हमारे यूनिक न्यूज में आपका। सर धन्यवाद आपका। सर ये बतलाइए कि बच्चों को कोटा कब जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए, 10वीं करके या 12वीं करके? आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बच्चा ये उसके माता पिता और उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कब जाना चाहिए। मेरे अनुसार से तो अगर बच्चा कोटा कोचिंग को फी को अगर देने में समर्थ है तो मैं कहूँगा कि उसे 10th में चला जाइए। वो जितना पहले अपने प्रिपरेशन को तैयार करेंगे, बूस्टअप करेंगे, सक्सेस रेट उतना ज़्यादा होता है। तो मैं तो कहूँगा अगर 10th में ही चले जाए बच्चे तो सही रहेगा। सर बच्चों को कोटा ही क्यों जाना चाहिए सर? हमारे बिहार के गरीब बच्चे हैं सर, बिहार में क्यों नहीं फैसिलिटी है सर? कोटा ही क्यों जाना चाहिए, ये बताइए। देखिए, कोटा बच्चे इसलिए जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि कोटा की जो सुविधाएं हैं बच्चों के साथ, जो वहाँ फैकल्टी है वो हाई लेवल का रहता है। और वहाँ पर जो डाउट क्लियर है, इंस्टेंट डाउट क्लियर होता है। आपको उस जो टीचर आपके क्लास में पढ़ाए उसके साथ और उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर होता है अगर जो डाउट बढ़ जाता है। तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट के साथ। इसलिए जो स्टूडेंट है वहाँ कोटा कोचिंग जाना रेफर करते हैं। और एक चीज़ है कि वहाँ का जो मटेरियल है वो उच्च लेवल का मटेरियल होता है, हाई लेवल का। और उस मटेरियल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिलेबस वाइज दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे कि जो क्वेश्चन अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है तो उसी क्वेश्चन के अगर कोई मान लीजिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो इस तरीके से उसके जो मॉड्यूल है या फिर बुक कह सकते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें मटेरियल होते हैं। तो वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ का बुकेज है या फिर वहाँ डाउट क्लियर है, ये सारी सुविधाएं अच्छी है। इसलिए बच्चे जो हैं वहाँ पर जाना रेफर करते हैं। सर कोटा में किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए सर बच्चों को? देखिए, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। बच्चे के पास उसकी इनकम सोर्स क्या है, उसके माता पिता क्या चाहते हैं, उसके माता पिता की क्या इनकम है, इस पर भी डिपेंड करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत है, एलन है, वाइब्रेंट है, मोशन है, फिजिक्स वाला है, रेजोनेंस है, अनअकैडमी है, उसके बाद फिर बायजूस है। बायजूस अब आकाश के साथ इंक्लूड हो गया है। तो ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर आपको उच्च लेवल का, जैसे कि पढ़ाई तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन अगर आप बात करें तो मैं एलन का स्टूडेंट रह चुका हूँ। एलन में एक अच्छा करियर इंस्टीट्यूट है लेकिन उसका फी थोड़ा हाई है। तो अगर आपको बच्चा अगर देने में समर्थ है तो फिर वहाँ जा सकता है, या फिर बच्चे की इनकम और सोर्स माता पिता के कम है तो फिर वो फिजिक्स वाला ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा होगा उसके लिए। अच्छा सर, कोटा में स्टूडेंट को हॉस्टल या मेस में क्या फैसिलिटी मिलता है सर? क्या खर्चा होता है सर? देखिए, मैं बताऊं तो आपको 2 साल का खर्चा मिनिमम 5 लाख रुपीज़ कोटा कोचिंग का है। उसमें तो आपका कम से कम 2 साल का 3 लाख रुपीज़ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। वहाँ का हाई लेवल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका फ़ी अधिक होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ सेकेंड क्वेश्चन कि मेस और हॉस्टल में क्या सुविधाएँ होती हैं। तो मेस और हॉस्टल में यही सुविधाएं होती हैं। सुविधाएं तो है लेकिन कुछ कमियां भी है। और अगर वहाँ के जो कोचिंग जो हॉस्टल और मेस के इंचार्ज हैं या फिर वहाँ के जो सरकार हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि हर हॉस्टल और मेस में मेडिकल स्टाफ होना चाहिए और हर हॉस्टल और मेस में स्टूडेंट के लिए CCTV कैमरा होना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, कोटा में रहने वाले बच्चों का दिनचर्या क्या होता है सर? कहते हैं कोटा में ज़्यादा बच्चे मतलब कि पर्सनालिटी डेवलप होते हैं, मतलब क्या दिनचर्या होता है सर उन लोगों का? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे का कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी डिपेंड करता है कि उसका कोचिंग कब से कब होता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का कोचिंग सुबह 7 o'clock से आफ्टरनून अगर उसका 1:30 तक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो बच्चा तो सुबह उठ जाता है, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर वो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए चला जाता है। उसके बाद जब वहाँ से आता है फिर थोड़ा देर कम से कम
बच्चे आराम करते हैं आधा घंटा 10-15 मिनट, उसके बाद फिर बच्चे अपने सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। जो उसको होमवर्क मिलता है, वहाँ होमवर्क भी बहुत सारे मिलते हैं, बच्चे उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर बच्चे इवनिंग में थोड़ा जो आउटडोर एक्टिविटी है या खेलने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा मार्केट वगैरह चले गए, पार्क चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे आते फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, कम से कम 12 रात भर बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 12 आवर्स तो वहाँ बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से उसकी दिनचर्या होती है। क्या सर कोचिंग का प्रेशर होता है कि 12 आवर्स तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, कि खुद से सेल्फ स्टडी बच्चे मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं हमको इतना पढ़ना है करना है, कि दबाव होता है सर? देखिए, दबाव बच्चे पर डिपेंड करता है, वो दबाव ले लेते हैं या दबाव नहीं लेते हैं। वहाँ पर कोई दबाव नहीं है कि आपको, वो बच्चे की चॉइस से वो क्या करना चाहता है। सर कोटा में सर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच सर कैसा व्यवहार होता है उनके बीच? देखिए, वहाँ के जो कोटा के जो टीचर हैं, स्टूडेंट है, उसके बीच में बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत भी है तो उसके लिए टीचर 24 घंटा, अगर आपको मान लिया कि कोई दिक्कत हो रहा है तो जो टीचर हैं वहाँ के, वो अपना नंबर स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। अगर कोई उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बच्चा अपने टीचर से भी क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं को बता सकता है, जिससे टीचर उसके क्लास में या फिर उसी समय, मान लें कि किसी बच्चे को रात का समय हो और अगर स्टूडेंट का तबीयत खराब हो गया, अगर उसके मेस में या हॉस्टल में कोई ना हो, तो वो फिर अपने टीचर से जो क्लोज हैं उससे वो फ़ोन करते, फिर टीचर उसको आकर उसकी जो समस्याएं उसको जानते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तो इस तरीके से, और टीचर तो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों का समस्याएं क्या है उसके साथ भी उसका जब इंटरेक्शन होता है, सामना तो फेस टू फेस होता है, तो वो टीचर जो है वहाँ के बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और बच्चे का ध्यान रखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एलन या फिर अदर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चे और टीचर के बीच बहुत ही अच्छा एक व्यवहार होता है। अच्छा सर, कोटा में सबसे ज़्यादा किस स्टेट के सर बच्चे होते हैं? इसे तो सभी, उसको मिनी स्टेट कहा जाता है, मतलब कि मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे हर स्टेट से आते हैं। आप यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया आपका, या फिर मुंबई हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, या फिर आपका कोई भी स्टेट हो, या पंजाब से भी स्टूडेंट जाते हैं। तो बहुत सारे, बहुत ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का जो वहाँ इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ कोटा में, एलन का हर जगह ब्रांच होता है, लेकिन बच्चे जो हैं कोटा ही जाना रेफर करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पर सब इंस्टीट्यूट से ज़्यादा जो एलन का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको सिर्फ पटना में नहीं है, लेकिन आपको बिहार के अलावा आपको पंजाब में भी मिल जाएगा, राजस्थान में तो है ही, दिल्ली में भी मिल जाएगा, मुंबई में भी है, लेकिन बच्चे जो है वो कोटा जाकर ही पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छा सर, कोटा में सर छात्र मतलब कि सफल तो होते हैं, लेकिन छात्र बिगड़ने के लिए भी कोटा जाना जाता है छात्रों को। देखिए, आप बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा का क्या संगति हो। बच्चा पढ़ने तो गया है, लेकिन बच्चे वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उसका संगत बहुत मायने रखता है। अगर बच्चे अच्छे संगति के साथ रहते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट अगर उसके सर्किल में आ गए तो वो बच्चे सुधर भी जाते हैं। लेकिन अगर किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं बच्चे तो वो बिगड़ भी जाते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे संगति बनाना चाहते हैं और वो किस एम से कोटा गए हैं और किस एम के साथ अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो बच्चे पर डिपेंड करता है, वो बिगाड़ना चाहते हैं या फिर एक अच्छा जीवन सफल होना चाहते हैं, बच्चे पर डिपेंड करता है। कोटा में छात्रों को कितना संघर्ष करना पड़ता है सर? क्या स्ट्रगल होता है, क्या जीवनी होती है उन लोगों की? देखिए, संघर्ष तो जिंदगी का हिस्सा है, बिना संघर्ष तो सफलता मिलती नहीं है। तो संघर्ष तो हर जगह है, ये कोटा कोचिंग नहीं है जो इंडिया में रह रहे, जो जन्म लिया उसका संघर्ष करने के लिए होता है। तो बच्चे संघर्ष करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे जो कोटा कोचिंग है इतना संघर्ष करना सीख जाते हैं कि बच्चा वहाँ का, हम तो यही कहते हैं कि वहाँ असफल हो ही नहीं सकता बच्चा,
क्योंकि बच्चे को जो हार्ड वर्किंग करना आ जाता है, बच्चे को चीज़ों से जूझना आ जाता है। अगर कोई आदमी अगर 12 घंटा मेहनत कर रहा हो, वो कि अपना दिमाग का यूज कर रहा हो, तो समझिए वो किस लेवल का हार्ड वर्किंग कर रहा है, मेंटली कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बच्चा वहाँ असफल नहीं हो सकता। ये बनो करते कि सिर्फ नीट और जेई का एग्जाम ही अगर क्वालिफाई कर लिया जाए तो ये सफलता है, तो ये गलत बात होगी। बच्चे जो कोटा जाते हैं, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो 12 घंटा अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते हैं और वो मेहनत करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर बच्चे असफल नहीं, सफल ही होते हैं। या फिर उसका जेई और नीट क्लियर हो या ना हो, लेकिन अगर कोई बच्चा मेंटली अगर उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है तो वो बच्चा सफल ही माना जाएगा। तो सर फिर भी बच्चे सर कोटा में डिप्रेशन में आकर सर गलत कदम क्यों उठा लेते हैं सर बच्चे? अगर उन्हें कंसिस्टेंसी आ गया सर, मेहनत करने का संघर्ष आ गया, तो फिर भी सर डिप्रेशन में आकर गलत क्यों कदम उठाते हैं सर? ये गलत बात है सर। अभी तुरंत आया था सर न्यूज में, आप देखे होंगे, इस पर शब्द बोलिए। देखिए, इसमें ये बात है कि बच्चे डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि गलत बात है। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिंदगी होगा तो बहुत कुछ होगा, अगर जिंदगी ही नहीं है तो फिर इससे कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं सर, तो जिंदगी में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि यहाँ पर माता पिता और बच्चे के बीच जो है कॉन्टेक्ट बना होना चाहिए। उसकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या कर रहा है, कोचिंग जा रहा है या नहीं, या फिर रूम पर ही रह रहा है, बच्चा किस हाल में है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, क्या उसको पढ़ाई का बर्डन हो रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद बच्चे के पास बहुत सारा होमवर्क हो जाता है, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, 12-12 घंटा मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर कोई वहाँ पर वीकली टेस्ट होता है कोटा में, अगर वीकली टेस्ट हुआ तो बच्चे का अगर वो मेहनत तो किया, लेकिन जितना इनपुट देता उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। अगर बच्चे टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद उसका जो रिजल्ट आया, अगर उस रिजल्ट में बच्चे का अगर कम नंबर आ जाता है तो फिर वो लगता है कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी बच्चे से मैं ज़्यादा मेहनत करता, फिर भी मेरा कम नंबर क्यों आ रहा है। तो वो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिसके कारण तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे और टीचर के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके माता पिता के खास करके उस बच्चे का हाल चाल लेते रहना चाहिए कि क्या आप क्या कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, उसका फीडबैक होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आपका पढ़ाई सही चल रहा है कि नहीं, आपका हेल्थ क्या है, आपकी क्या रिजल्ट है। अगर रिजल्ट खराब ही हो गया तो माता पिता को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बात नहीं है, इस बार कम नंबर आया तो अगले बार आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे को अगर अप्रिशिएट किया जाए तो ऐसे कदमों से बचा जा सकता है। और मैं सरकार से ये चाहूँगा, राजस्थान सरकार के और वहाँ के कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। और बच्चे को सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट तो करता है मॉनिटरिंग, और उसको सरकार भी मॉनिटरिंग करे कि बच्चे कब आए, क्या कर रहा है, बच्चे का दिनचर्या क्या है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ध्यान रखा जाए उसका, वहाँ पर बच्चे को मेडिकल सुविधाएं दिया जाए, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन और बाकी चीज़ों से बच्चे बच सकते हैं। सर आईआईटी और एनआईटी में क्या डिफरेंट है सर? क्या देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जेई, यही आपका क्वेश्चन है कि जेई और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं। जेई जो होता है, जेई से 2 स्टेप आगे एडवांस। जैसे कि जो चीज़ पढ़ते हैं, मान लिया कि जो जेई का क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस होता है। यस सर। ठीक है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होता है। ये नहीं कहूँगा कि पूरा थ्योरेटिकली ही होता है, या फिर उसमें फॉर्मूला बेस भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर उसके एक और लेवल आगे चला जाए तो वो एडवांस होता है। तो दोनों ही सेम ही सिलेबस होता है, हर चीज़ सेम होता है, टॉपिक सेम होता है, पढ़ना ही उतना होता है। और बाकी अगर जेई का आप तैयारी कर लिए, उसके आगे अगर आप जेई एडवांस तैयारी करना चाहते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हाई लेवल के नंबर ऑफ क्वेश्चन करने में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक स्टेप आगे अपना माइंड को खोल कर अगर एक स्टेप और अगर तैयारी किया जाए, जिस लेवल तक जेई का तैयारी किए हैं उससे एक लेवल और ऊपर जाकर तैयारी करते हैं, तो ये अब जेई और एडवांस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन एक लेवल और ऊपर जाकर तैयारी करें तो जेई और एडवांस में कोई डिफरेंस नहीं है। आईआईटी और एनआईटी के लिए सर कौन सा बुक रेफर करना चाहिए सर बच्चों को? देखिए,
NIT और IT के लिए तो कहूँगा कि बहुत सारे JEE के लिए भी बहुत सारे बुक हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे मटेरियल देते हैं, अपना बुक खुद का ही होता है वहाँ का। लेकिन अभी के समय में जो है ज़्यादातर जो बुक है वो हमारा SC वर्मा यूज होता है। SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। तो ज़्यादातर JEE की जो स्टूडेंट्स या फिर मैं कह लूँ तो नीट का भी वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा को ही यूज करते हैं। और ऐसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद मटेरियल बुक रेफर करते हैं, तो बच्चे को कोई बुक अलग से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। मेन सबका उद्देश्य यही है दोस्तों कि देखो, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर का भी कहना यही है कि आप लोग निरंतर प्रयास करिए, कभी निराशा मत मन में रखिए। देखिए, मशीन और आदमी में सर क्या डिफरेंस है? मशीन निराश होती है कि आदमी? सर ये बताइए। आदमी निराश हो जाता है सर। इसी तरह आदमी, हम लोग में फीलिंग है, हम ही लोग निराश हो सकते हैं, मशीन नहीं होगी। इसीलिए लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप लोग यथासंभव प्रयास कीजिए और 2 शब्द सर के मुंह से सुनिए जो बोलेंगे। सर बताइए बच्चों को कुछ, और बच्चे उस टाइप से बने और चले और अपने जीत को विनर बने, सर हासिल करें। 2 शब्द बताइए सर बच्चों को। बच्चे को अपना जो मेहनत है उसको करते रहना चाहिए। उसके बाद बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने माता पिता से जरूर कंसल्ट करें, अपने माता पिता को वो चीज़ बताएं, छिपा के ना रखें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने चीज़ों को माता पिता से शेयर करते हैं तो वो चीज़ कोई चीज़ अगर आपके अंदर कोई चीज़ गिल्टी महसूस हो रहा है तो फिर उस चीज़ को अगर आप माता पिता को बताते हैं तो उससे आपका चीज़ें कम होती है। कोई प्रॉब्लम अगर शेयर करेंगे तो वो चीज़ें कम होगी, तो आप गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, सुसाइड जैसे चीज़ें कम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने चीज़ों को दोस्तों में, माता पिता में शेयर करें, टीचर के साथ शेयर करें, जो आपका सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है, जो आप सबसे ज़्यादा करीब है उसमें शेयर करें, तो आपका जो निजी प्रॉब्लम है वो कम होगी और जिससे जो है कोटा कोचिंग में इतनी सुसाइड होती है वो कम होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सर का मैं नीचे डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, और आप लोग सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर सर का दे दूंगा मैं। और देखिए, ये सरस्वती माता है, देखिए ये हमारी सरस्वती माता है, इनको प्रणाम कीजिए, इनको चरण स्पर्श कीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, एकदम सफल होंगे। कोशिश करिए, एकदम सफल होंगे। यार, इंसान ही कुछ कर सकता है और कोई नहीं। हम मानव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर? सरस्वती माता पर 2 शब्द सर खुद हम तो सरस्वती माता के पालन करते हैं, इनके गाइडलाइंस पर चलते हैं और इन्हीं को सब करना है। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। सरस्वती माँ के हाथ में एक बीना है, दूसरे में किताब है। तो बीना ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते आदमी बोरिंग हो जाता है, तो कुछ देर के लिए आप सॉन्ग सुन लीजिए या फिर कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगता है दिल से उस चीज़ को कीजिए। तो आपका अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं अगर आप बोरिंग होने लगते हैं तो ऐसे चीज़ें को करेंगे। अपना जो दिल का जो एक्टिविटी है, अगर दिल से पसंद करते गाना सुनना या फिर प्लेइंग करना, तो कुछ देर के लिए आप पढ़ाई से अलग हटकर उस चीज़ को कीजिए तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ाई। और देखो दोस्तों, जिंदगी में देखो, कभी भी माँ बाप के पैसों को बर्बाद मत करना। अगर तुम माँ बाप के पैसों को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद करेगा। और हम लोग अपने वाणी को इतना पर ही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैनल पर, नेक्स्ट मतलब की वीडियो में। इतने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।